स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन। आज जो है वो अपन एनालिटिक फंक्शन के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन होती है उसको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से अपनी जो कल अपन ने उसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी उसको देखा था। नेसेसरी कंडीशन के लिए अपन ने देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन मेरा एनालिटिक होगा देन उस केस में वो क्या करेगा, मेरा कॉची रीमान समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। सीआर इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है। सीआर इक्वेशन मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी, ठीक है। अब जो है वो अपन यहाँ पर है इसकी सफिशिएंट कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि अगर मेरा फंक्शन सफिशिएंट यानी क्या होता है, पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है, उसकी अगर अपन बात करें तो पहले अपन इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं और फिर अपन इसके प्रूफ को यहाँ पर इजीली देखेंगे। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो देखिए यहाँ पर मैं पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को लिख लेती हूँ। थ्योरम के स्टेटमेंट में अपन है अब लेके क्या चलेंगे कि मेरा कोई फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन मैं ये प्रूफ करूँगी कि वो मेरा फलन जो होगा वो कैसा होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। ये मुझे वहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखिए अपन जानते हैं कि जब भी मुझे किसी फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन प्रूफ करना होता है तो उसके लिए मुझे उस फलन को एवरी पॉइंट के लिए क्या दिखाना होता है, डिफरेंशिएबल दिखाना होता है। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि उसका जो डेरिवेटिव है वो कैसा होना चाहिए, मेरा यूनिक वहाँ पर होना चाहिए। देन उस केस में वो क्या हो जाएगा, मेरा एनालिटिक फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, फिर अपन इसको यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फलन है, फलन को अपन एफ ऑफ जेड से भी दिखाते हैं और डब्ल्यू से भी दिखाते हैं। तो अगर दोनों फॉर्म में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस थ्योरम के स्टेटमेंट में डब्ल्यू का यूज़ किया गया है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, ठीक है, ये गिवन है। इसके लिए यहाँ पर पर्याप्त प्रतिबंध क्या है एनालिटिक होने के लिए, किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि यहाँ पर ये जो आपको यू एक्स वाई और वी एक्स कोमा वाई दिए हुए इनके आंशिक अवकलज जो है वो कैसे होंगे, संतत रूप होंगे और विद्यमान होंगे। पहली कंडीशन तो इसके लिए ये रहेगी। और दूसरा जो है ये क्या करेगा, कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। पर्याप्त प्रतिबंध है कि आंशिक अवकलज यू तथा वी के आंशिक अवकलज संतत होंगे तथा सीआर समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब सीआर इक्वेशन क्या होती है ये अपन ने कल की वीडियो में देखी थी, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ यहाँ पे सीआर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल्स टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई। ये तो होती है पहली इक्वेशन। इसी के साथ में इसके y के लिए भी होता है, तो डेल u अपॉन जो डेल y होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस डेल v अपॉन डेल x के। तो ये अपनी क्या होती है, सीआर इक्वेशन जो है वो यहाँ पर रहती है। अब अपने को यहाँ पर दिखाना है कि ये जो है अब अपने यहाँ पे लेके चलेंगे कि मेरा जो ये गिवन फंक्शन है ये सीआर इक्वेशन को तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और अपने को दिखाना है कि मेरा फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। तो बस अपन स्टार्ट कर देते हैं, इसके कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। और यहाँ पर ये कैसे हैं, अवकलज भी हैं। यहाँ पे लिखेंगे u तथा v के आंशिक अवकलज संतत
है तथा CR समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, ये अपन जो अपने पास में जो गिवन वैल्यू थी अपन ने उसको लिख लिया। अगर ये ऐसा है तो मैं यहाँ पर डेल यू को क्या लिख सकती हूँ, जो यू में जो चेंजेस, यहाँ पर आपको ये यू दिख रहा है, यू यहाँ पे आंशिक अवकलज की, अब इसमें एक्स की रेस्पेक्ट में भी चेंजेस हो गया और वाई की रेस्पेक्ट में, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, एक्स प्लस है डेल एक्स और वाई प्लस है डेल वाई, और इसके बराबर में क्या होगा, माइनस है एक्स वाई। इस तरह से ये जो वैल्यू है वो अपनी यहाँ पर लिखी जाएगी। अब इसमें अपन जोड़ घटाव करके कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, कुछ को घटाते हैं, उससे अपन इसको थोड़ा सरल करते हैं। यहाँ पे अपन लाएंगे क्या, पहले तो अपन ये देखेंगे अपना फलन जो है वो कैसा दिया हुआ, अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन अपन लेके चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन को संततता जो होती है वो लेके चलते हैं अपन, किसी भी फंक्शन जो गिवन होता है उसके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वो अपन इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं। इसमें मैंने जो ये वैल्यू आपको दिख रही है, इसमें मैंने एक टर्म जोड़ा एक टर्म घटाया। देखो मैंने जोड़ा और घटाया कि सेम टर्म के साथ ही करेंगे अपन। मैंने इसमें घटाया है इसको, और इसी टर्म को मैंने क्या किया, आगे जोड़ा भी है। अब ये जोड़ा घटाया क्यों है मैं अभी आपको बताऊंगी इस चीज़ के लिए। ठीक है, ये इस तरह से मैंने किया। अब देखिए यहाँ पर पहली दो टर्म्स को देखिए, पहली अपन जो दो टर्म हैं उनको देखते हैं। तो इसमें अपने को क्या दिखता है कि इसमें देखिए एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस डेल एक्स है, वाई प्लस डेल वाई है, यहाँ पे एक्स है और वाई प्लस डेल वाई, मतलब यहाँ पर आपको वाई कोफिशिएंट तो क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, और एक्स कोफिशिएंट में क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है। तो इसको अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स की फॉर्म में लिख सकेंगे। इसके लिए ये क्या है, अब इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, मतलब इसमें एक्स में चेंजेस नहीं है, यहाँ पर वाई प्लस डेल वाई और यहाँ पर वाई, मतलब इसमें अब जो व्यू में चेंज हुआ है अब किसकी रेस्पेक्ट में होगा, वाई की रेस्पेक्ट में होगा। तो इसके लिए अपन ने इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में रखना है कि अपने को यहाँ पे किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। अब अपन जानते हैं कि जो अपना फलन है एफ जेड तथा एफ डैश जेड दोनों कैसे हैं, मेरे कॉन्टिन्यूस हैं, दोनों कैसे हैं, संतत है। और अगर अपना संतत है तो अपन इसी तरह से लिखते हैं ना, एफ डैश जेड जो होता है वो किसके बराबर होता है, लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। इसी तरह से अपन इसको लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है एक चीज़ किया है, मैंने इसकी लिमिट को हटाने के लिए मैंने इधर जो है एक टर्म जो है उसको जोड़ दिया, और वो किसको जोड़ दिया, मैंने एप्सिलॉन को इधर जोड़ दिया। अब ये एप्सिलॉन अगर इधर जोड़ दिया अपन ने, इसी तरह से एप्सिलॉन को यहाँ पे स्वेच्छ अचर आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने लिया है, एक धनात्मक वास्तविक संख्या मैंने यहाँ पर उठाई है। अब अगर मुझे इसके बराबर में वैल्यू चाहिए तो मैं इस डेल जेड को क्या कर दूँगी, इधर मल्टीप्लाई करवा दूँगी। तो सेम काम जो है वो अपने को इस तरह से ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इसके अंदर भी अपन कुछ इसी तरह का जो रिप्लेसमेंट है वो करेंगे और अपन यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि अपना u और v जो है वो भी अपन कैसे लेके चल रहे हैं, आंशिक अवकलज जो है वो कैसे अपने संतत है, तो उसमें भी इस तरह के चेंजेस जो है वो अपन पॉसिबल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए डेल u जो है वो अब देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। अब ये जो पूरा चेंजमेंट है वो अपन इसके अंदर भी यहाँ पर करवा देते हैं। ठीक है, एक एक टर्म को करवाना चाहते हैं तो वैसे करा देते। जैसे मैं मान लो इस टर्म को अगर लिखना चाहूँ तो मैं इस टर्म को किस फॉर्म में लिखूँगी। ठीक है, तो ये देखिए u एक्स प्लस है डेल एक्स, वाई प्लस है डेल वाई। सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसके अंदर जो चेंज हो रहा है वो किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है।
तो इसमें जो चेंज हो रहा है वो किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, अपने को दिख रहा है कि किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, अक्स की रेस्पेक्ट में। इधर देखिए एफ डे जेड है, इसका मतलब यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो जेड की रेस्पेक्ट में। यहाँ पर देखिए जेड प्लस डेल जेड और जेड, तो यहाँ पर जो अपना चेंज हो रहा था वो जेड की रेस्पेक्ट में, पर यहाँ पर अपना देख रहे हैं तो वाई कोएफिशिएंट तो अपना सेम है, अपना चेंजेज किसकी रेस्पेक्ट में हो, एक्स की रेस्पेक्ट में। तो मैंने इधर लिख दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब u जो है उसमें चेंज किसकी रेस्पेक्ट में हुआ है, y की एक्स की रेस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है। तो वो लिख दिया और इसके साथ मैंने कोई एक आर्बिट्ररी एलिमेंट जो है वो एप्सिलॉन ने जोड़ दिया। अब यहाँ पर डेल जेड आया है तो इसके अंदर x में चेंजेज हुआ है एक्स की रेस्पेक्ट में, तो इधर क्या आएगा, डेल एक्स आएगा, ठीक है। बिल्कुल ऊपर की जो प्रोसेस थी मैंने उसी को यहाँ पर फॉलो करते हुए इस चीज़ को यहाँ पर लिखा है। ये तो कब है, जब मेरा एक्स की रेस्पेक्ट में चेंजेज है, ठीक है। अब अगर वाई की रेस्पेक्ट में चेंजेज होता है, देखिए जैसे अगला इसका ये अगला टर्म आप दोनों इसको उठा लेते हैं, तो इसको अपन उठाएंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस यू एक्स कॉमा वाई। अब इसमें अपना क्या आ रहा है, वाई की रेस्पेक्ट में चेंजेस दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस, अब वो जो वाई की रेस्पेक्ट में चेंजेज हो रहा है तो यहाँ पर अपन ने एप्सिलॉन लिया था, यहाँ पर मैं नीटा ले लेती हूँ, ठीक है। इन सिंबल से डरना नहीं है, ये जस्ट एक सिंबल है, यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट्स अपन इनको उठा रहे हैं ना। और यहाँ पे हो जाएगा अपना डेल वाई, वाई की रेस्पेक्ट में चेंजेस हो रहा है तो उधर क्या लिख देंगे, डेल वाई लिख देंगे। तो ये जो पूरा वैल्यू होगा डेल यू का, ये अपना देखिए किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, सेम ये जो प्रोसेस अपन ने की है बिल्कुल इसी प्रोसेस से अपन वीक के अंदर भी चेंजेज कर लेंगे। तो डेल यू जो होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस नीटा वन डेल वाई। इस तरह से ये जो वैल्यू है मेरे पास से आ जाएगी, ठीक है। अब यही इसी तरह से अगर मैं v के अंदर लिखना चाहूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो मैंने एलिमेंट्स लिए हैं ये मेरे क्या होंगे, ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहे होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्ट इसी प्रकार लगा के इसी प्रकार मैं डेल v को क्या लिख सकती हूँ, डेल v जो है वो मेरा लिखा जाएगा डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 2 और डेल एक्स, ठीक है। और डेल u अपॉन v अपॉन डेल वाई प्लस नीटा 2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डेल वाई। ये दोनों इक्वेशन जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब जो डेल w होता है, ठीक है, अगर अपन यहाँ पर देखना चाहें तो डेल w क्या होता है, किस तरह से डिफाइन होता है, डेल w बराबर होता है डेल u प्लस आयोटा डेल v। इसी तरह से अपना एलिमेंट जो होता है वो डिफाइन होता है। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं और इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए मैं इसको हटा के डायरेक्ट इनका जो कंबाइंड फॉर्म है वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपको। तो देखिए मैंने इसको पूरा खोल लिया, कोफिशिएंट के जो पार्ट्स हैं मैं उनको अलग कर लेती हूँ और जो नॉर्मल पार्ट्स हैं उनको अपन अलग कर लेते हैं। तो जो डेल w होगा, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यूज़ होगी, अब ये आप देख रहे हैं इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो अपनी किस तरह से हैं, आयोटा डेल v होगी, है ना। आयोटा के साथ डेल v की जो वैल्यू होगी उसके साथ आयोटा आएगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैं लिखूँगी डेल u अपॉन डेल एक्स, अब इसके साथ यहाँ पर इसकी जो एलिमेंट्स आएंगी वो क्या आएगी, प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डेल v अपॉन डेल एक्स आ जाएगा और इसके बाहर जो कोफिशिएंट है वो अपन क्या ले लेंगे, डेल एक्स, ठीक है, इस तरह से ले लेंगे। अब इसी तरह से सेम जो है डेल u अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल वाई। अब ये जो बाकी के जो कोफिशिएंट बचे हैं उसके अंदर एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2, ठीक है, इसको मैं एक कंबाइंड वैल्यू मान लेती हूँ, एप्सिलॉन में मान लेती हूँ। इसी तरह से नीटा के लिए भी मैं यहाँ पर मान लेती हूँ, ठीक है। और मैं मान के ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपन लिख देते हैं।
तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस नीटा डेल वाई, वेयर एप्सिलॉन जो होगा वो तो क्या होगा एप्सिलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सिलॉन 2, सेम इसी तरह से नीटा जो है होगा नीटा 1 प्लस आयोटा नीटा 2। इनके जो एलिमेंट्स थे मैंने उसको ऐसे लिखा, और ये भी सारे जो हैं वो किसकी तरफ टेंड हो रहे हैं, ज़ीरो की तरफ टेंड हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गई अपनी डेल डब्ल्यू के लिए अपन ने जो कोफिशिएंट निकाला उसको अपन ने लिख लिया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉची रीमान समीकरण का यूज करेंगे और फिर अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि अपना जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। देखिए कैसे, CR इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है उसकी जगह एलिमेंट जो है वो अपन किस तरह से पुट कर सकते हैं। देखिए CR समीकरण का जो आपका दूसरा एलिमेंट है उसकी जगह करेंगे अपन, ये तो पहले वाला अपन एज इट इज़ रखेंगे, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये लिख दिया, और बाहर क्या है अपना डेल एक्स है। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, CR इक्वेशन पुट कर दी, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह पुट करूँगी तो माइनस आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स। इस तरह से जो वैल्यू है वो क्या होगी, लिखी जाएगी। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल वाई। अब इनके साथ ये चल ही रहा है एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस नीटा डेल वाई। अब देखिए, अब अपन एक्स की टर्म्स को एक जगह करते हैं और वाई की टर्म्स को जो है वो अपन एक जगह करते हैं। देखिए यहाँ भी आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स दिख रहा है, यहाँ भी आपको, पर इससे पहले मैं यहाँ पर आयोटा को क्या ले लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। आयोटा को मैंने कॉमन इसलिए लिया है, यहाँ पर तो हो जाएगा अपना आयोटा। ठीक है, इस तरह से ये जो वैल्यू है वो अपने यहाँ पर चेंजेज हो जाएगी। मैंने क्या किया है, सिर्फ आयोटा को मैंने यहाँ पे जो है वो कॉमन लिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने आयोटा को कॉमन लिया, यहाँ से माइनस जो है वो अपना हट गया है, नॉर्मल सिंपल फॉर्म में अपने पास इक्वेशन बन गई है। तो अब अपन जब इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, आप इन दोनों टर्म्स को देखिए, दोनों टर्म्स कैसी है, एक जैसी होगी ना, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये हो गया अपना इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो है डेल एक्स और यहाँ पे है आयोटा डेल वाई, और साथ में ये चल ही रहे हैं। अब इनमें अपन क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। जैसे ही अपन यहाँ पर फलन की लिमिट को जो है वो क्या करवा देंगे, जीरो की तरफ टेंड करवा देंगे, ये वैल्यू जो है वो अपनी इस तरह से। देखिए अब अपन ये जो अपना लिखा हुआ है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, इसको मैं क्या पुट कर सकती हूँ, डेल जेड पुट कर सकती हूँ। तो डेल डब्ल्यू बराबर है, ये वैल्यू हो गई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये तो है ही, और ये हो जाएगा डेल जेड। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई में है डेल जेड प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस नीटा डेल वाई। अब अपन यहाँ पर क्या करवा देते हैं, लिमिट डेल जेड जो है वो दोनों तरफ क्या करवा देते हैं, अप्लाई करवा देते हैं। तो जब लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू ज़ीरो अप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों टर्म्स जो है वो क्या हो, क्योंकि डेल एक्स भी जीरो की तरफ टेंड होगा और डेल वाई भी क्या होगा, ज़ीरो की तरफ टेंड होगा। तो उस कंडीशन में ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, मेरी ज़ीरो हो जाएगी। तो उस केस में डेल डब्ल्यू और इसके नीचे क्या आ जाएगा, डेल जेड आ जाएगा, और बराबर में क्या आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। और ये जो होती है ये एक कैसी होती है, यूनिक वैल्यू यहाँ पर होती है, जो कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो कि अद्वितीय होती है। और ये अगर यूनिक होगी तो उस कंडीशन में मेरा फलन जो है वो कैसा हो जाएगा, विश्लेषिक हो जाएगा, जो कि अद्वितीय होती है, अतः फलन एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, विश्लेषिक फलन होगा। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर जो है वो अपना
स्टेटमेंट और इसका प्रूफ जो है वो रहता है। सफिशिएंट कंडीशन को अपन इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में सबसे पहले अपने को एलिमेंट्स को लेते हुए चलना है, कॉची-रीमान समीकरण का यूज़ करते हुए निकालना है। तो अपने को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कॉची-रीमान समीकरण को अपन किस तरह से यूज़ करेंगे और कहाँ पर यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे माइंड में रखते हुए इस तरह से अपन जो थ्योरम है इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी यहाँ पर सफिशिएंट कंडीशन रहती है। तो स्टूडेंट, ये अपना आज का वीडियो था। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।